लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू के एमए हिस्ट्री का हमारा सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है एमएचआई 103 इतिहास लेखन और शोध पद्धतियां। इसके ऑलमोस्ट मैंने सभी चैप्टर जो है आपको करवा दिए हैं। आपका एक चैप्टर रह गया है, दैट इज आपका उत्तर आधुनिकतावाद और इतिहास लेखन। राइट, ये आपका 10th चैप्टर है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड हिस्ट्री राइटिंग। ओके, आपको यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर समझाऊंगी, बिल्कुल ऐसे कि आपको अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में। और ये आपका असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन है। मैं आपको असाइनमेंट का भी पूरा जो पीडीएफ दूंगी, राइट, जितना भी है असाइनमेंट में मिल जाएगी, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, राइट। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ओके, आपका थर्ड क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इतिहास पर उत्तर आधुनिकतावाद दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम आगे बढ़ते हैं। आखिर उत्तर आधुनिकतावाद होता क्या है। ओके, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, ये एक तरह की विचारधारा है जो कि आधुनिक औद्योगिकरण के बाद उभरी। राइट, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जब भारत में उपनिवेशीकरण हो रहा था, राइट, और उसमें क्या हुआ था कि वो यहाँ से हमारे से कच्चा माल ले जाते थे और अब यूरोपियन अपने देश में क्या करते थे, उद्योग करते थे, उसे बेचते थे, वस्त्र बनाते थे। तो उस समय की जो सोच थी कि औद्योगिकरण करना है, भाई हमें प्रोडक्शन करना है, जितना हो सके उतना उत्पाद करो, जितना हो सके उतना उत्पादन बढ़ाओ, राइट। तो उत्पादन बढ़ाने की इतनी होड़ लग गई कि वहां पर जितने भी पूंजीपति थे, साहूकार थे, ठीक है, जिनके जो भूमिपति थे, उन सब लोगों ने क्या कर दिया कि जो सरवरा वर्ग होता है, जो मजदूर वर्ग होता है, उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, राइट। तो वो अपना ही जो लाभ के बारे में सोचते रहते थे, ठीक है। तो एक तरह का क्या करते थे कि मतलब एक तरह की होड़ लगी, औद्योगिकरण शुरू हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया यूरोपियन कंट्रीज में, राइट, जिसमें आपका था ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, राइट। और फ्रांस में क्या चला था उस समय, 1850 के दशक में फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, जिसमें कि जो मार्क्सवादी थे उन्होंने इसकी जो है आलोचना की थी। और मार्क्सवाद ने अपना एक विचार दिया था कि ये जो औद्योगिकरण है, इसमें पूंजीपति लोग जो है वो उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, और जो सरवरा वर्ग है यानी कि मजदूर वर्ग जो है वो उसका विरोध करेंगे, जिससे दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरह का संघर्ष होएगा। और उसी संघर्ष का सिद्धांत दिया था और एक नए समाज की स्थापना होगी। तो वही उत्तर आधुनिकतावाद कहलाता है, जिसमें वो कहता है कि यूरोपियन भारत जो जिसमें यूरोपियन है वो उत्पादन को बढ़ाएंगे और उससे क्या होगा, औद्योगिकरण होएगा, पूंजीपति वर्ग बढ़ेगा, है ना, शहरीकरण होएगा, नौकरशाही होएगी, राइट, व्यक्तिवाद बढ़ेगा, धर्मनिरपेक्षता को जन्म देगा। ये सब जो औद्योगिकरण होगा तो उस समय का जो समाज है, उस समय की जो स्थिति है, वो सब खत्म होके एक नया समाज बनेगा, एक नया तरीके का जो है आधुनिकता आएगी। तो वो उसको जो जो सोच है, वो जो नए तरीके की सोच उभरी है, उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे इतिहासकार थे जो कि उसकी आलोचना करते थे, उसका विरोध करते थे कि भाई ऐसा होगा तो दोनों के बीच में संघर्ष होगा और नया समाजवाद पैदा होगा। और आखिर हुआ वही। तो उस समय जो जिन इतिहासकारों ने उसकी आलोचना की, ठीक है, जिस तरह की जो सोच थी, उसे ही कहा जाता है उत्तर आधुनिकतावाद, राइट। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब आधुनिकता के बाद, औद्योगिकरण के बाद, जो औद्योगिकरण करने से जो आधुनिकता आई, उसके कारण जो लोगों ने उस आधुनिकता के जो दौर था उसकी आलोचना की, ऐसे विचारकों को उत्तर आधुनिकतावाद दार्शनिक कहा जाता है। इतिहासकारों का दृष्टिकोण कहते हैं उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या सिंपल इसको लिख लीजिए, ठीक है। 19वीं शताब्दी से ही पूरे यूरोप में औद्योगिकरण की लहर दौड़ पड़ी और यूरोपियन भारत से कच्चा माल ले जाकर अपने देश में उत्पादन को बढ़ाया, जिसके कारण 1850 तक पूरे यूरोप में पूंजीपति, शहरीकरण, नौकरशाही, व्यक्तिवादी और धर्मनिरपेक्षता को जन्म दिया। क्योंकि वो ये नहीं देखते थे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये क्या है, उनको क्या था, पैसा, पैसा आना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, इस तरीके की सोच थी उनकी। ओके, यूरोपियंस ने अपने देश में औद्योगिकरण किया और भारत में भी औद्योगिकरण किया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि सारा भारत को तो बिल्कुल खोखला करके वो अपने देश में ब्रिटिशियन क्या करने लग गए थे, औद्योगिकरण करने लग गए थे, और यहाँ से भारत का सारा औद्योगिकरण कर दिया था। साथ ही साथ फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति भी चल रही थी और पूरे देश में
औद्योगिकरण यानी कि पूरे यूरोप में जो है, पूरे यूरोप में औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक नई आधुनिकता को जन्म दिया। ओके, राइट। इस आधुनिकता के खिलाफ एक प्रगति क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में, मतलब जिस आधुनिकता के खिलाफ जो एक प्रतिक्रिया उभरी, लोगों का दृष्टिकोण जो उभरा, उसे ही क्या कहा जाता है, उत्तर आधुनिकता कहा जाता है। और एक प्रतिक्रिया उभरी उस जिसे आधुनिकतावाद आधुनिकवाद विरोधी भी माना जा सकता है। यानी कि इस आधुनिकरण के विरोध में जो उभरा, उसी को ही उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आधुनिकता की प्रक्रिया ने पश्चिमी यूरोप, विजिबल हो रहा है ना? ओके, ठीक है। आधुनिकता की प्रतिक्रिया ने पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका में मध्य युग में अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यानी कि इतनी आधुनिकता आ गई थी कि उस समय का जो समाज था, उस सबको जो है उन्होंने क्या कहा, वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति, समाज था, उस तरीके को पूरा खत्म कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ, एक नए तरीके की अर्थव्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था उभरी। ओके, उसमें मैंने मार्क्स आपको बताया कि मार्क्सवाद ने भी जो आधुनिकता का विरोध किया था, उनका सिद्धांत था कि पूंजीपति व्यवस्था में पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है, ठीक है, और मजदूर वर्ग जो अपना श्रम बेचता है, के बीच हमेशा क्या होता था, लगातार संघर्ष चलता रहता था। मैंने आपको बताया था कि पूंजीपति वर्ग है और ये सरबराह वर्ग है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता था, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जिसके कारण कि एक नया समाज पैदा होगा। और वो मार्क्सवाद ने भी इसके बारे में कहा था। आपको इस आंसर में दृष्टिकोण बताना है, यानी कि जितने विचारक हैं जिन्होंने इसका अपोज किया था, आपको उनकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, फिर उन जो विचारक हैं जिन्होंने इसके बारे में विचारधारा दी थी, इसकी आलोचना की थी, उसके बारे में लिखना है। आपकी बुक के जितने भी इतिहासकार हैं, मैंने उनके बारे में आपके लिए इसमें लिखा है। ओके, हाँ, मार्क्सवाद ने पूंजीपति की आलोचना की और कहा कि यह व्यवस्था आंतरिक तनाव पैदा करेगी और अंततः समाजवाद में बदल जाएगी। ठीक है, एक नया समाज पैदा होगा। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ेगी, वैसे वैसे आलोचनात्मक के लगाव की प्रतिक्रिया भी बढ़ी। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने इतिहास को वस्तुनिष्ठता पर भी आवाज उठाई। अब नई सोच आ गई थी, मॉडर्नाइजेशन आ गया था। ठीक है, तो लोग जो विचारक थे, ठीक है, जो इतिहासकार थे, वो क्या कहते थे कि भाई जो तुम पहले का इतिहास कहते थे, वो क्या था, ग्रंथों पे, राइट, ग्रंथों पे, साहित्य पे, इसके ऊपर आधारित था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको इतिहास जो होगा वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ परक होना चाहिए, राइट। तो जो अभी का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, वो पिछले इतिहासकारों का, मतलब क्या कहते हैं, उसका एक डायरेक्ट व्यू नहीं है। आप सिर्फ किताबों में पढ़ के ही हमें इतिहास बता रहे हैं। तो इस तरीके की, मतलब मॉडर्नाइजेशन, इस तरीके की सोच आ गई थी। ठीक है, तो उत्तर आधुनिक सिद्धांतों के द्वारा उन बुनियादी मुद्दों पर ही सवाल उठाए जाते हैं जिन पर इतिहास एक विषय के रूप में आधारित है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो इतिहास का बुनियादी रूप था, यानी कि जो हमारे ग्रंथ वगैरह थे, उसको कहते हैं कि वो सब एक आपका वस्तुनिष्ठ नहीं, एक ठोस हमको सबूत ला के दो। ठीक है, क्या है, तो वह शिक्षा जगत की अनुशासनात्मक सीमाओं पर विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि इतिहास और इतिहास के बीच, अर्थशास्त्र मानव शास्त्र के बीच आदि। वो कहते थे कि अनुशासनात्मक सीमा है कि ये इतिहास है, ये ग्रंथ है, ये वंशावलियां हैं। तो वो कहता है कि वो जब शिक्षा आ जाती है, तो वो कहता है कि नहीं, जो मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है कि पश्चिमी विचारधारा कैसे उभरी थी, वो यही थी कि वो कहते थे कि इतिहास है तो उसका क्या होता चाहिए, सारे इतिहास का एक प्रूफ होना चाहिए, राइट, कि ये इतिहास है, राइट। तो ये वे तथ्यों और परिघटनाओं के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जिन्हें इतिहासकारों द्वारा स्थापित किया गया। ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य अवधारणाएं। ये आपकी बुक का ही लिखा है, जितने भी इतिहासकारों के नाम लिखे हैं ये आपके बुक का है। और जो इनकी सोच है वो आपको पर्टिकुलरली वैसी ही लिखनी पड़ेगी जो वो बोल रहे हैं। उत्तर आधुनिकता वाद का दायरा बहुत व्यापक है और वह कई स्रोतों से अपनी परिभाषा प्राप्त करता है। एक ऐसा ही स्रोत है आधुनिकता के आलोचकों का संग्रह। आधुनिकता की जो आलोचना की थी, उनकी जो विचारधारा थी, जो कुछ दार्शनिक थे, उनके बारे में बताइए। उसमें सबसे पहला नाम आता है मिशेल फूको। ठीक है, मिशेल फूको 1926-1984, राइट। तो फूको एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिसे एक जटिल विचारक माना जाता था, और वह उन्हें एक उत्तर आधुनिक विचारक माना जाता था जिन्होंने इतिहास को सत्य की खोज शक्ति और ज्ञान के संबंध के रूप में
देखा। उन्होंने कहा कि जो इतिहास है वो सत्य होना चाहिए, शक्ति और ज्ञान के संबंध के रूप में उन्होंने देखा। उनका मानना था कि ज्ञान हमेशा सत्ता संबंधों द्वारा निर्मित होता है, यानी कि जो ज्ञान है वो जिसके पास सत्ता है, राजा है, वो हमने लोगों ने क्या किया, इतिहास में सिर्फ राजाओं की तो कहानी लिखी है। तो वो कहता है कि जो इतिहास को वस्तुनिष्ठ नाप मानकर उसे शक्ति ज्ञान के एक साधन के रूप में व्याख्यायित करते हैं। मतलब कि जो मैंने कहा था ना कि राजाओं का ही इतिहास लिखा है, जो वहाँ के समाज था, मतलब वहाँ का जो उत्पादन क्षेत्र था उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि जो इतिहास था वो क्या था, शक्ति संबंधों पर, सत्ता संबंधों पर आधारित था। वही बात जो सारे इतिहासकार कहते हैं वही इन्होंने कही, तो उसे ही पश्चिमी मुख्यधारा भी कहा जाता है। तो पश्चिमी मुख्यधारा का मेरा अलग चैप्टर है, लेकिन ये उत्तर आधुनिकतावाद होता है कि उसका आलोचना करने वाले जो थे, राइट। तो उत्तर आधुनिक के एक विचारक थे जैक्स डेरिडा 1932-2004। तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे और डेरिडा ने भी उत्तर आधुनिकता के निर्माण में योगदान दिया, उनका विखंडन किया। और जो उन्होंने सिद्धांत दिया ये आपको आपकी बुक की टेक्स्ट बुक का ही है, जो आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आंसर लिखना है। उनकी लैंग्वेज, जो उनकी सोच थी, जो उनका मेन पॉइंट था वो क्या था कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिद्धांत दिया कि जो सभी लिखित ग्रंथ हैं, जो ग्रंथ हैं हमारे, वो जटिल सांस्कृतिक प्रतिक्रिया के उत्पाद के रूप में दिखता है और उत्तर संरचनावाद के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। डेरिडा का अनुसार मानव ज्ञान ग्रंथों तक सीमित है, ठीक है, और वास्तविकता भाषा से बनी है। उन्होंने कहा कि जितना भी जो इतिहास है, जो ज्ञान है, वो हमारा ग्रंथों पर से डिपेंडेंट है। ओके, ये उनका मानना था। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एक जर्मन के विचारक थे हमारे मार्टिन हाइडेगर 1889-76 था इनका। उन्होंने व्यक्तिपरकता और वस्तुपरकता के दार्शनिक आधार को खारिज कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिपरक होता है ना और वस्तुपरकता, यानी कि किसी व्यक्ति ने ये इतिहास लिखा है तो वो उसको देखता है क्या, उसको, ठीक है, वो वस्तुपरक यानी कि जो चीजें हैं वो आज भी विद्यमान हैं और उनका पिछले से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आधार को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि तर्क में समान आधारभूत, अगर आपके तर्क, आप किसी से तर्क करते हो और उसमें समान है तो वो एक दूसरे के संदर्भित करते हैं। उन्होंने विज्ञान के रूप में इतिहास को धारणा और प्रगति के रूप में उसकी दृष्टिकोण को खारिज कर दिया, ठीक है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति ने लिख दिया और वहां से हमको कोई चीज मिल गई और ये वस्तुपरक हो गया, इस टाइप का नहीं बोला। उन्होंने कहा कि तर्क विज्ञान प्रौद्योगिकी पर भी तीखे हमले किए, कि आप जो इसे कह रहे हो वो क्या करेगा, वो आपस में क्या करेगा, बाद में जो है एक क्या कहते हैं ना कि वो लड़ाई आपस में, जो कहते हैं कि एक विरोध होएगा। जैसे मार्क्सवाद ने कहा था कि ये सब चीजें जो आप प्रौद्योगिकरण कर रही हो और ये विज्ञान है, तर्क है, उसके बेस पर उसने कहा कि ये सब चीजें आपको आगे चल के जो है ये आपस में क्या किया, इन्होंने एक नए समाज की उत्पत्ति की। आपस में इन्होंने क्या है कि औद्योगिकरण किया और दोनों के बीच में क्या हुआ, एक संघर्ष चला था। तो उसी चीज को सभी लोगों ने सेम चीज में कहा है, बस लिखने का, बोलने का तरीका अलग है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक ने मनुष्य को पूर्ण गुलामी में डाल दिया, ठीक है। वही चीज आधुनिकता के कारण क्या हुआ कि जो हमारा सरबरा वर्ग था, जो हमारा मजदूर वर्ग था, उन्होंने क्या किया, गुलामी करी। उनके अनुसार आधुनिक तकनीक को तत्व मीमांसा को सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है, क्योंकि यह दुनिया की भविष्यवाणी, हेरफेर और परिवर्तन कर सकती है। तो सेम वही चीज है कि जितने आधुनिकता के कारण क्या किया, अपने लाभ के कारण अपने लाभ के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करने लगा है, मारने पे लगा। एक प्रतिस्पर्धा सी चल पड़ी है समाज के अंदर, राइट। तो एक नया समाज का उत्पत्ति हुई है, यही चीज वो सारे आलोचक कह रहे हैं। उसी विचारधारा को उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है। तो जीन फ्रैंकोन्स लियोटार्ड, ये जो नाम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे किसी भी हालत में, क्योंकि आपको इनका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे नहीं हुआ तो जीन कर देना या JF लियोटार्ड इस तरीके से लिख देना, राइट। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, GF लियोटार्ड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद ना हो, आप सिर्फ इनका एक लास्ट वर्ड याद रख लीजिए, ठीक है।
लियोटार्ड, क्योंकि जैसे इसमें भी लियोटार्ड है, आपकी बुक में भी है, ये सिर्फ आपकी बुक की लैंग्वेज मैंने उतार दी है। लियोटार्ड जिसने उत्तर आधुनिकतावादी शब्द को प्रसिद्ध किया और समग्रता और सार्वभौमिक के आधुनिकीवाद विचारकों की आलोचना की। राइट, सार्वभौमिक यानी कि ये सारी जमीन हमारी है, ये हमारी सत्ता है, तो उस सारे विचारकों की जो उस तरीके की जो होड़ थी उसकी आलोचना की। 1979 में फ्रेंच में 9 और 1884 में अंग्रेजी में प्रकाशित उनकी एक बुक थी द पोस्ट मॉडर्निज्म में उन्होंने पोस्ट मॉडर्न शब्द को लोकप्रिय बनाया और उन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकता चरम सीमा तक सरलीकरण है। मैं उत्तर आधुनिक को मेटा नैरेटिक्स के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। ये उनकी लैंग्वेज है, ये आपकी बुक का है, टेक्स्ट बुक का है, जो आपको एज इट इज याद करना है, ठीक है, जो कि इन इतिहासकारों ने लिखा है। उसके बाद आता है जीन बॉडरिलॉर्ड, जिसका जन्म 1929 में हुआ था और ये एक फ्रांसीसी विचारक थे, ठीक है। बॉडरिलॉर्ड के ने उत्तर आधुनिकतावाद के ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो मीडिया और कलाओं की दुनिया में बहुत प्रभावशाली हैं। ओके, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का है। वे आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद में अंतर करते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, लास्ट है, ठीक। सबसे पहले ये जो आपके जीन बॉडरिलॉर्ड है, यानी कि जो फ्रांसीसी विचारक है बॉडविलॉर्ड ने उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद के बीच में एक अंतर स्पष्ट किया है। क्या अंतर स्पष्ट किया है, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक का ये है। तो वो सबसे पहले कहते हैं कि आधुनिकता जो है वो उत्पादन पर आधारित है। मैंने कहा ना, आधुनिकता क्या है, उत्पादन पर आधारित है, जबकि उत्तर आधुनिकता एक उपभोग पर है, उपभोग यानी कंज्यूमर्स पर है। दूसरी आधुनिकता को पहचान वस्तुओं के आदान प्रदान से होती है, ठीक है, और जबकि आधुनिकता की पहचान जो है वस्तुओं के आदान प्रदान से होती है। प्रोडक्शन जो होता है, जो कहते हैं ट्रेड कहेंगे, वस्तुओं का एक से दूसरे में ट्रांसफर करना, जो ट्रेड होता है, व्यापार जिसे हम कहेंगे। तो जबकि उत्तर आधुनिकतावाद में प्रतीकात्मक आदान प्रदान होता है, प्रतीकात्मक मीन्स विचारों का आदान प्रदान होता है। और तीसरे में कहते हैं कि आधुनिकता में प्रतिनिधित्व प्राथमिकता होती है, ठीक है। आधुनिकता में प्रतिनिधित्व जो हमारा लीडर है वो इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ विचार वास्तविकता, सॉरी ये 2 बार आ गया, ठीक है, जहाँ विचार वास्तविकता और सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद में जहाँ वास्तविकता नहीं होती है, उत्तर आधुनिकतावाद में वास्तविकता नहीं है, वो लोग क्या है, विचारक हैं, ठीक है। और जब अर्थ विलीन हो जाता है वहां अनुकरण को प्राथमिकता दी जाती है। ये इनकी लैंग्वेज है जो आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ये उनका सोच है, जो उनकी सोच है उसी को आपको एज इट इज, उनका सिद्धांत है जो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बॉडरिलॉर्ड कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता 3 परिघटनाओं पर है, एक अनुकरण, एक अति वास्तविकता और एक विस्फोट द्वारा चिन्हित। अनुकरण मीन्स इमिटेशन, अति वास्तविकता मीन्स एक्सट्रीम रियलिटी, और विस्फोट द्वारा निहित यानी कि डिटोनेशन या फिर मार्क बाय द एक्सप्लोशन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको पूरा आपकी असाइनमेंट का प्लेलिस्ट दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे तो इसको असाइनमेंट में आपकी मैं डालूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।